चलिए, आज का टॉपिक नया टॉपिक क्या है सर? टॉपिक वही है, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड से रिलेटेड जो थ्योरीज थे उसको पढ़ना है। हम लोगों ने बेसिकली अभी तक क्या पढ़ चुका है? हम लोगों ने बेसिकली अभी तक क्या पढ़ा सर? डिमांड क्या होता है? एक डिमांड मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं मांग। मांग को करने के लिए सर क्या क्या चीज़ चाहिए? एक डिमांड के लिए दो चीज़ चाहिए, एक होना चाहिए यूटिलिटी, एक होना चाहिए परचेसिंग पावर। सर यूटिलिटी नहीं है, हाँ, तो क्या मैं डिमांड कर सकता हूँ? नहीं, यूटिलिटी विथ परचेसिंग पावर होगा तभी जाके मैं डिमांड कहूँगा। ये समझ आ गया सर? फिर सर यूटिलिटी क्या होता है सर? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट्स, सेटिस्फैक्शन, पावर ऑफ अ कोमोडिटी। ऐसा कोई सामान जो मेरे वांट्स को क्या कर दे? सेटिस्फाइड कर दे। फिर कोई तुमसे पूछेगा वांट्स क्या होता है, तो बोला टू डिजायर समथिंग। सीधा लाइन से जा बेटा, ये उल्टा गया मैंने आपको पहले सीधा पढ़ाया था। ये मेन कॉन्सेप्ट है। कोई तुमसे पूछे डिमांड क्या होता है, बोला डिमांड दो थिंग होता है कि यूटिलिटी, एक परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर तो बोला क्लियर बात है सर, परचेसिंग पावर का मतलब होता है खरीदने की शक्ति। क्या मैं खरीदने का मेरा औकात है, क्या मेरा कैपेसिटी है, मैं वो सामान खरीद सकता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ क्या जी? परचेसिंग पावर। सर दूसरा होता है यूटिलिटी, मतलब चाहत, मतलब ऐसा कोई सामान जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाइड कर दे। सर वांट्स क्या होता है? टू डिज़ायर समथिंग। इस तरीके से डिमांड हो गया सर। फिर डिमांड के अंदर मैंने बताया खाली डिमांड करने के लिए केवल प्राइस एक फैक्टर नहीं होता, प्राइस के अलावा अदर भी फैक्टर्स होते हैं, जिसको मतलब प्राइस ऑफ ओन कम्युनिटी एक तो फैक्टर तो है ही, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड कम्युनिटी भी था। फिर हमने पढ़ाया था इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी था। फिर हमने पढ़ाया टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी था। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया चेंज इन डिमांड क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है। मैंने आपको बताया अगर कोई फैक्टर के चेंज करने से, अगर कोई फैक्टर के चेंज करने से मेरे डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम चेंज इन डिमांड बोलेंगे। वो होता है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। और दूसरा मैंने बोला था अगर मैं मेरे खुद के प्राइस चेंज होने से, अगर मेरे खुद के प्राइस चेंज होने से डिमांड में चेंजेस, उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। वर्ड खुद पढ़ समझ आ जाएगा। चेंज इन डिमांड का तो मेरा डिमांड चेंज हो गया, ये मेरे की प्राइस फैक्टर नहीं है, इनकम फैक्टर है। सर मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस फैक्टर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स फैक्टर है, हाँ, अब तो बहुत सारे सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मेरा खुद का प्राइस फैक्टर नहीं है। तो इसको मैंने बोला था चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है मैं क्वांटिटी को चेंज नहीं करूंगा, मैं केवल क्वांटिटी को कम करूंगा, क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा, इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। कोई दिक्कत है? समझ आया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के बारे में? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अगर क्लियर होगा तो फिर यहाँ तक तो कोई हमको लग रहा दिक्कत नहीं है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्लियर हो गया आपको? फिर सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के बाद क्या बताया मैंने आपको? लास्ट क्लास यहाँ तक ही मैंने बताया था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बताया एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जब सर प्राइस घटता है डिमांड बढ़ता है, इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। जब प्राइस बढ़ता है और डिमांड घटता है, इसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब आज बढ़ते हैं सर लॉ ऑफ डिमांड। क्या बढ़ेंगे? लॉ ऑफ डिमांड। यहां से चालू होता है हम लोग का डिमांड, ठीक है? चलिए सबसे पहले लिखिएगा कॉपी में लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल सा कोई अगर तुमसे पूछे सर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, बोला अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ऑलवेज जब मैं लॉ ऑफ डिमांड का बात करूंगा तो वहां पे कौन सा डिमांड आता है बेटा? क्वांटिटी डिमांड। वहां पे चेंज इन डिमांड नहीं होता, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आता है। तो मैं क्या वर्ड बोलूंगा? मैं बोलूंगा क्या लॉ ऑफ डिमांड में बोला जाएगा, तो बोला अदर थिंग रिमेन द कांस्टेंट, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस और डिमांड। हाँ, इफ प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? सिंपल सा कोई तुमसे पूछे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, बोलना अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इफ प्राइस ऑफ द कम्युनिटी इंक्रीज डिमांड फॉल, प्राइस डिक्रीज डिमांड इन राइज, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है? सर लॉ ऑफ डिमांड बताने के लिए मेरे को कुछ थ्योरीज, कुछ एजम्पशन पकड़ना पड़ता है। क्यों? डिमांड, कोई भी डिमांड चलने के लिए, कुछ भी चीज़ का डिमांड करने के लिए मेरे कुछ एजम्पशंस होते हैं।
क्योंकि कुछ भी एजम्पशन इकोनॉमिक बिना एजम्पशन की कोई थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो सर इसका एजम्पशन क्या है सर? टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए सर, जिसे मैंने पहले वर्ड में ही आपको क्लियर कर दिया। अदर फैक्टर्स आर सेम। अगर फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो डिमांड केवल प्राइस को देखकर नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो केवल किसको पकड़ा है? प्राइस और डिमांड को। सर मेरे खुद के कम्युनिटी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, उसका प्राइस घटेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो इसके लिए सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर मतलब बोला सर ये सारे फैक्टर अगर चेंज हो गए तो डिमांड सब मेरा चेंज हो जाएगा, तब ये लॉ फॉलो नहीं होगा। तो इस लॉ को फॉलो करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट रूल क्या है सर? पहला सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन प्राइस। अगर मान लो मैं कोई एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाए घट जाए, हाँ, तो मेरा डिमांड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो कोई एक्सपेक्टेशन चेंज कंज्यूमर का नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है बेटा? ये सारे तुम्हारे प्राइस क्या है? लॉ ऑफ क्या नाम है तुम्हारा? एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। क्लियर है? अब लिखो डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ठीक है, द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। मतलब सिंपल सा मैंने एक कोटेशन लिखवा रहा हूँ खाली, मतलब ये सारे कीवर्ड अगर एग्जाम में मिलेंगे टीचर को तो वो मार्क्स देगा, नहीं मिलेंगे मार्क्स नहीं देगा। तो मैंने क्या बोला सर? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। ठीक है, फिर नीचे लिखो एक शेड्यूल बनाओ, प्राइस और यहाँ डिमांड, एक ग्राह से लाइन टान दो, बीच में लाइन टान दो, लिखो प्राइस और डिफरेंस करते हैं ना अंतर, वैसे बीच में छोटा लाइन टान दो, लिखो एक जगह से लिखो प्राइस, एक जगह लिखो क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो वहाँ पे लिखो प्राइस में लिखो 10 रुपया, डिमांड लिखो 20 यूनिट, कुछ भी मन से पकड़ लो। प्राइस अगर 10 रुपया है तो 20 यूनिट डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइस घट रहा है सर, प्राइस घट के 9 हो जाएगा, तो डिमांड बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? डिमांड बढ़ना चाहिए, तो प्राइस डिमांड कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, पकड़ लो 25 पकड़ लो। प्राइस फिर 8 कर दो, डिमांड को 28 कर दो, प्राइस को 7 कर दो, डिमांड को क्या नाम है तुम्हारा 32 35 कर दो, कुछ भी कर दो। मतलब प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या नाम है? डिमांड शेड्यूल। ये क्या है सर? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबल है ना बेटा, एक टेबल में तुमको दिखाया गया कि प्राइस घट रहा है तो क्या हो रहा है सर? प्राइस सप्लाई सॉरी डिमांड मेरा बढ़ रहा है, इसको मैं क्या बोलता हूँ सर? डिमांड शेड्यूल। अब लिखो डिमांड कर्व, लिखो डिमांड कर्व सर, उसके पहले डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व क्या बोलोगे बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलोगे? डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज डिमांड कर्व। मैं ग्राफ में, अगर मैं इसको ग्राफ में दिखाऊंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डिमांड कर्व। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड अगर हो तो इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। क्लियर है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस। डिमांड शेड्यूल। चलिए अब बढ़ते हैं, डिमांड कर्व के बारे में बता दिया गया है। तो उसका कर्व कैसे बनता है? सिंपल सा, एक तो पहले एक्सिस बनाओ और प्राइस को इस क्वांटिटी, याद रखना बेटा प्राइस हमेशा वर्टिकल होता है, वर्टिकल कॉलम में प्राइस लिखो और हॉरिजॉन्टल कॉलम ऐसे कर्व बनता है ना ग्राफ। ग्राफ एक सीधा लाइन ऐसे डालो, एक लाइन ऐसे डाल दो। हाँ, नीचे हॉरिजॉन्टल को लिखो क्या नाम है? क्वांटिटी डिमांडेड, और वर्टिकल को लिख दो प्राइस। वर्टिकल में लिखो प्राइस और क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल में लिख दो क्वांटिटी डिमांडेड। लिखिए। अच्छा, फिर वर्टिकल में प्राइस जो आपने डिमांड शेड्यूल बनाया था उस सारे प्राइस को प्लॉट करो नीचे से ऊपर में, पहले 7 रुपया, फिर 8 रुपया, फिर 9 रुपया, फिर 10 रुपया, ऐसे प्लॉट कर दो। और क्वांटिटी डिमांडेड को भी ये जीरो एक्सिस की तरफ से आगे बढ़ाती जाओ, जो डिमांड वहाँ लिखा होगा। जो क्वांटिटी डिमांडेड को नीचे प्लॉट करो और प्राइस को ऊपर प्लॉट करो, और प्राइस और डिमांड को मिलाओ कि 10 रुपया था तो कितना डिमांड आप बोले थे, 9 हुआ तो डिमांड कितना हुआ, फिर 8 हुआ तो डिमांड कितना हुआ, उनको मिला दो ऐसे लाइन जोड़कर। प्राइस से निकालो, डिमांड से जोड़ो, प्राइस से निकालो, डिमांड जोड़ो, प्राइस से निकालो, डिमांड जोड़ दो। और जो जो पॉइंट, जिस पॉइंट में ये मिला होगा, ऐसे ऐसे गया होगा, उस पॉइंट को डॉट कर दो।
और तीनों को ऐसे उसके ऊपर से लाइन टान दो, इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व क्या होता है बेटा, हमेशा नीचे गिरता है, हमेशा क्या होता है बेटा, नीचे गिरता है। इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल को कभी भी जिंदगी में एक्सिस को टच मत होने देना। डिमांड शेड्यूल कभी जीरो नहीं हो सकता। डिमांड शेड्यूल को यहाँ कभी टच मत करना, गलत है। डिमांड शेड्यूल कभी एक टच, ये जो कर्व है ये कर्व यहाँ टच कभी नहीं होगा। डिमांड शेड्यूल कभी जीरो नहीं हो सकता, वो कर्व से जीरो हो गया ना, मतलब उसको हल्का सा नीचे तक रखना, ठीक है। प्राइस चाहे जीरो भी हो जाए, हाँ तो क्या नाम है, मेरा डिमांड जीरो नहीं हो सकता। डिमांड और प्राइस कभी वो नहीं हो सकता। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल ये दोनों हो गया। अभी दो तरीके का होता है सर डिमांड शेड्यूल, दो तरीके का होता है डिमांड कर्व, एक इंडिविजुअल एक मार्केट। सिंपल सा, पहले खाली इंडिविजुअल और मार्केट का डिफरेंस समझ लो, उसी को इंडिविजुअल मार्केट का डिमांड शेड्यूल डिमांड कर्व बोलेंगे। इंडिविजुअल मतलब सर ओन पॉइंट ऑफ, माइक्रो इज कॉल्ड इंडिविजुअल, मतलब मेरा खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा मेरा डिमांड, तुम्हारा डिमांड, इसका डिमांड अलग हो सकता है सर। एवरी पीपल्स डिमांड आर डिफर, हर एक इंसान का डिमांड क्या होता है सर, अलग अलग होता है। डिमांड कभी भी एक जैसा नहीं होता है, डिमांड कभी भी एक जैसा नहीं होता, डिमांड अलग अलग होता है। क्लियर है? इसको मैं क्या बोलता हूँ, डिमांड। अच्छा मैं बोलता इंडिविजुअल डिमांड होता है, इंडिविजुअली कैसे रिएक्ट करता है किसी प्राइस के बढ़ने या घटने से। और मार्केट डिमांड का मतलब वो इंडिविजुअल को मैं गैदर करूंगा तो मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करता है प्राइस के बढ़ने या घटने में, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इंक्रीज या मार्केट डिमांड फॉल, कोई दिक्कत? इंडिविजुअल और मार्केट में क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार एग्जाम में आएगा, वो लिख लीजिए, व्हाई लॉ ऑफ डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाई द लॉ ऑफ डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा गिरता क्यों रहता है? ठीक है, ये एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन एक है जो आएगा ही आएगा। मेरा क्वेश्चन है सर लॉ ऑफ डिमांड गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, मतलब देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, इसको बोलते हैं सर, इनवर्स रिलेशन को बोलते हैं निगेटिव रिलेशन। तो ये नीचे क्यों गिरता है? पहला पॉइंट लिखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये क्या, किस चिड़िया का नाम है, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्लेनेशन बातें से लिखिएगा, जस्ट हम समझा रहा हूँ, वर्ड सुनिए। सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वर्ड्स सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कोमोडिटी। ये एक तो लॉ है, आगे जब टॉपिक बताऊंगा उसमें एक लॉ पढ़ाऊंगा आपको, इसी लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या बोलता है? एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट of any commodity without the interval of the gapping of the consumption of the two commodity, then your demand, your utility is wants to be decreasing. Utility is decreasing, मतलब जैसे ही तुम नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाओगी तुम्हारी यूटिलिटी कम होती जाएगी। एग्जांपल लेता हूँ, तुमको मैं अभी चाय पीने का बहुत शौक, क्या तुमको खाने पीने का शौक है? वही सामान पकड़ता हूँ, चलो चाय से पकड़ता हूँ। चाय पीने का सबको अच्छा शौक है, सुबह उठते समय बेड टी हमको चाहिए, कोई लाकर टी दे दे तो भैया भगवान उसको बहुत आशीर्वाद दिया जाता है कि भगवान अच्छा भला काम किया, वो चाय दे दिया, तो वो चाय पिए। चाय आपका खत्म नहीं हुआ, दूसरा चाय तो वो दुआ पिला दिया, एक और चाय है, पी ले भाई। तो तुम क्या बोले, चलो पी लेते हैं क्योंकि तुम्हारी चाय की तो इच्छा अधिक है, तुम वो, लेकिन पहला कप ऑफ टी में जितना मजा आया था, क्या दूसरा टी में उतना मजा आएगा? उतना मजा नहीं आएगा, तो सेटिस्फेक्शन हो चुका सर। अब जहां दूसरा खत्म नहीं, मैं तीसरा तुरंत दे दूं, फिर यूटिलिटी थोड़ी और कम हो जाएगी, चौथा दे दूं और कम, पांचवा दूं, बस अब तो पीऊंगा ही नहीं, इतना ज़्यादा मीठा हो गया पीऊंगा ही नहीं, और छठा पी लिया जैसे तो उल्टी कर दूंगा। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगी मेरी यूटिलिटी कम होती जाती है, इसी कारण से मेरा डिमांड क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। ये किस में एप्लीकेबल है सर? ये कंजम्पशन कमोडिटी पे है, सामान पे नहीं है। कोई तुमको बोले 2 किलो सोना दो, तुम लोग 4 किलो दे दीजिए हम रख लेंगे, क्या दिक्कत है? 50 किलो दे दीजिए हम रख लेंगे। कपड़ा लाने बोलो 1 लो क्या 50 लो, कपड़ा रख देंगे, तो उसके लिए यूटिलिटी कंजम्पशन में बोलो, खाऊंगा तब का बात करूंगा सर। टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं लॉ यूटिलिटी? टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए, मतलब गैप नहीं होना चाहिए। आपका कंजम्पशन यूनिट खत्म नहीं हुआ, तुरंत का तुरंत दूसरा यूनिट होना चाहिए।
और दूसरा स्टैंडर्ड में होना चाहिए सर। स्टैंडर्ड का मतलब होता है सर मेजरेबल। अच्छा मैं चाय अगर बोलूँगा, अगर तुमको पहले तुमको 1 लोटा चाय पिला दिया तो तुम्हारा यूटिलिटी कम नहीं बेटा खत्म हो जाएगा। तो चाय को किसे पिया जाता है? कप में। अगर हम तुमको 1 चम्मच पानी पिलाएं तो यूटिलिटी और बढ़ जाएगी, कि पानी को गिलास से पिया जाता है। कप में जो पानी पिलाया तो तुम्हारी यूटिलिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी होने के लिए सर स्टैंडर्ड मेजर होना चाहिए। हाँ, इसको बोलते हैं कार्डिनल मेजर। मेजर 2 टाइप का होता है बेटा, एक होता है कार्डिनल मेजर, एक होता है ऑर्डिनल मेजर। क्या होता है बेटा? मेजर 2 टाइप का होता है, एक होता है कार्डिनल मेजर, एक होता है ऑर्डिनल मेजर। कार्डिनल मेजर का मतलब होता है सर जिसको मैं नंबर ऑफ यूनिट में मेजर कर सकता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ ये क्या नाम है इसका, 60%, 70%, 40%, जिसको नंबर्स में मेजर करूँगा उसको बोलता है कार्डिनल। और जिसको मैं नंबर में मेजर नहीं कर सकता, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हाँ एक्सीलेंट, वेरी फैंटास्टिक, ये सब मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं इसको नंबर नहीं बोल सकता कि कितना % अच्छा लगा आपको। जैसे मैं बोला मेरा पढ़ाई आपको कैसा लगा, आप बोला अच्छा लगा, खराब लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा, ये सब बोलोगी। कितना % दे पाओगी? क्या तुम नंबर दे पाओगे किसी को अलॉट? अगर तुम नंबर दे पाओगे 10 में से इतना नंबर, तो वो हो गया कार्डिनल मेजर। और जहाँ आप खाली बोलेंगे अच्छा, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये होता है ऑर्डिनल मेजर। एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलता है वो कार्डिनल है, लेकिन जो आपको क्या नाम है ग्रेड मिलता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, हाँ A+, ये सब क्या है बेटा? ये ऑर्डिनल मेजर है। क्या है? ऑर्डिनल, जिसमें मैं किसी को नंबर नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको केवल वर्ड के साथ उसको डिनोट कर रहा हूँ, उसको बोलता है ऑर्डिनल मेजर। कोई दिक्कत है? तो पहला तो क्लियर हो गया सर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे मेरी यूनिट बढ़ेगी मेरी यूटिलिटी कम होती है। इस कारण से क्या होता है सर, मेरा लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि सर यूनिट बढ़ रहा है, डिमांड कम हो, यूटिलिटी कम हो रहा है। यूटिलिटी कम होगा तो डिमांड क्या होगा सर? ऑटोमेटिकली कम होगा। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा सर यूटिलिटी कम होगी, क्योंकि परचेज डिमांड के लिए क्या चाहिए सर? यूटिलिटी प्लस परचेसिंग पावर। अगर मेरी यूटिलिटी कम हो जाएगी तो मैं परचेस करूंगा नहीं। सर दूसरा सर लिखो इनकम इफेक्ट। पहला क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा है इनकम इफेक्ट। सर इनकम एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। हाँ, जैसे यहाँ पे कौन सी इनकम, ग्रुप ऑफ इनकम को लिया गया, मतलब 3 तरीके का गुड्स होता है इनकम में। हमने लास्ट वीडियो से आपको बताया गया था। पहला होता है सर इन्फीरियर गुड्स, इसको बोलते हैं चीपर गुड्स। दूसरा था नॉर्मल गुड्स, क्या नाम था तुम्हारा? लग्जेरियस गुड्स। नॉर्मल लग्जेरियस सर करेक्टली था, मतलब इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा डिमांड बढ़ेगा घटेगा। तो यहाँ तो लॉ आया नहीं रहा। तो यहाँ पर जो इनकम इफेक्ट का बात करूंगा वो ब्रैकेट में देखो चीपर गुड्स। किसका बात करूंगा? चीपर गुड्स का। अगर सर मेरा इनकम बढ़ता है तो चीपर गुड्स का डिमांड मैं कम कर दूंगा, और इनकम घटता है तो चीपर गुड्स और इन्फीरियर गुड्स का डिमांड मैं बढ़ा दूंगा। यहाँ भी लॉ क्या हो रहा है सर? यहाँ पे इनकम बढ़ने से डिमांड घट रहा है, इनकम के घटने से डिमांड बढ़ रहा है। तो इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि कौन से गुड्स को पकड़ा गया है इस इफेक्ट में? इन्फीरियर और चीपर गुड्स को। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक पूरा क्लियर है? चलिए, मैंने आपको 2 चीज बता दिया, इनकम इफेक्ट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड है सर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोला था? अगर सर मेरा सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, हाँ, तो मेरा डिमांड क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घट जाएगा तो मेरा डिमांड घट जाएगा। सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के कुछ होने से मेरे डिमांड को फर्क पड़ रहा है। तो ये बोला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हेयर मीन्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ चीपर गुड्स फॉर रिलेटिवली कॉस्टलियर वन व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज while price of other substitute goods remain unchanged. Consumer would like to substitute a costly commodity with मतलब बोला गया है क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब जब कभी किसी सामान का दाम अगर महंगा हो जाता है जिसको तुम कंज्यूम कर रही हो, हाँ, जिस कम्युनिटी को तुम कंज्यूम कर रही हो उसका प्राइस अगर महंगा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम मूव कर जाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ कि उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या है। अगर उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होता है तो मैं उसका डिमांड कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे यही चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होता है तो मैं उस प्राइस की तरफ मूव कर जाता हूँ और उसका डिमांड करने लगता हूँ। क्लियर है? उसको मैं क्या बोलता हूँ? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, फिर मैं बोला चेंज इन द नंबर ऑफ बायर। जैसे सर नंबर ऑफ बायर सर इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं तो डिमांड भी उसके हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ भी सर मैं क्या करता हूँ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, तुम्हारा
ये डिमिनिश क्या ना तुम्हारा चेंज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि चेंज इन कंज्यूमर का बोल रहा है यहाँ पर व्हेन अ प्राइस ऑफ द गुड फॉल मेनी न्यू बायर, किसी कम्युनिटी का प्राइस गिरता है तो बहुत सारे न्यू बायर आ जाते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है, जब मान लो कोई आएगा, मैं बोलूँ आईफोन का प्राइस गिर जाए तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो पहले उस प्राइस में नहीं ले पा रहे थे, प्राइस कम होने के कारण ले लेंगे। जैसे कोई नया नया मोबाइल लॉन्च होता है तो प्राइस बहुत हाई होता है, तो उसमें कौन लेते हैं सर, कुछ ग्रेड के पीपल लोग लेते हैं। फिर जैसे इसका प्राइस कम होने लगता है तो मिडिल क्लास भी लोग लेना चालू कर देते हैं, तो प्राइस जैसे ही डिक्रीज होने लगता है तो न्यू बायर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। प्राइस कम होने से कंज्यूमर इंक्रीज होते हैं और प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर डिक्रीज होते हैं। तो ये क्या है सर, लॉ, और ये भी है लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करके होने का। सर डिफरेंट यूज, हम बताया था अगर एक कम्युनिटी का मल्टीपल ऑफ यूजेस है, अगर एक कम्युनिटी का मल्टीपल ऑफ यूजेस है तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा, अगर एक कम्युनिटी का मल्टीपल ऑफ यूजेस नहीं है तो उसका डिमांड कम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया आपको? तो 5 पॉइंट क्या था सर, लॉ ऑफ डिमांड यूटिलिटी, दूसरा था इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर ऑफ बायर, और फिर चौथा आपका तुम्हारा डिफरेंट यूजेस। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इस चैप्टर का मतलब इस पार्ट का मतलब इस डिमांड का लास्ट टॉपिक, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सर कहाँ कहाँ ये लॉ फॉलो नहीं होता, मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहाँ फॉलो नहीं होता? सबसे पहला गिफेन गुड्स। सर रॉबर्ट गिफेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि अगर गिफेन गुड्स, उन्होंने नाम लिया, गुड्स मतलब कौन सा गुड्स, गिफेन गुड्स बोला गया वो चीपर गुड्स, वो एसेंशियल कम्युनिटी नेसेसरी गुड्स जिसके बिना लोग जी नहीं सकते। जैसे एग्जांपल पकड़ लो ब्रेड, इन्होंने 19th सेंचुरी, उस जमाने का समय का लिया गया है जिस जमाने में हाँ लोग क्या नाम है, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हम लोगों को नाश्ते के रूप में एक बड़ा सा पारोटी मिलता था ब्रेड वाला, बीच में चीनी का थप्पा होता था, देखिए अभी मिलता है, ब्रेड रहता है गोल ब्रेड, बीच में चीनी वाला लगता है वाला, तो वो पारोटी को बोलते हैं ब्रेड। वो ब्रेड नाश्ते में लिया जाता था, दिया जाता था किसको खाने के लिए, मजदूरों को। ठीक है, तो ये लॉर्ड्स गिफेन गुड्स, रॉबर्ट गिफेन क्या बोलते हैं कि अगर ब्रेड का दाम बढ़ भी जाए तब पर भी वहाँ का डिमांड उसका फॉल नहीं होगा, क्योंकि सर ब्रेड के बिना तो लोग जी नहीं सकते ना। तो जैसे तुमको बोलता है रोटी पकड़ लो, तुम वो रोटी कम कर सकती हो, मान लो किसी होटल तुम खाना खाने गए, तुमको भूख लग रहा है, तुमने चपाती मंगाई, तुम देखी बहुत महंगा है, तो तुम क्या करोगे, चपाती के साथ पनीर नहीं मंगाओगी, उसके साथ इंग्रेडिएंट को तुम कम कर दोगे, लेकिन चपाती उतनी लगाओगी। उसी तरीके से इन्होंने क्या एक्सेस बोला कि सर वो ब्रेड के साथ अगर टी से खाता था, टी में भूगोल बोल डूब डूब के, तो वो क्या करेगा सर, ब्रेड को तो मंगाएगा, टी को छोड़ के पानी में डुबा के खाएगा या ऐसे ही खा जाएगा, लेकिन ब्रेड को कम नहीं कर सकता कि उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। तो सर रॉबर्ट गिफेन ने बोला कि ब्रेड की अगर प्राइस ब्रेड का बढ़ भी जाए तो भी ब्रेड का डिमांड कम नहीं होगा, क्योंकि वो उसका नेसेसरी और एसेंशियल कम्युनिटी सर्वाइवल के लिए। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं अभी के ज़माने में 4, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, इस 4 में कभी भी कोई पैसे को नहीं देखता। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप उसकी क्वालिटी देखेंगे, उसका पैसा देखेंगे, कितना पैसा लेते हैं। अगर पैसा लेने बोलोगे तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो 500, 800, 1000 में पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाना आता है कि नहीं आता उससे को मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर आ जा रहा है सर उनका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी लग जा रहा है, हमको वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको चाहिए कि वो चीज़ों को क्लियरेंस चाहिए, हमको उनका एक्सपीरियंस चाहिए। तो उस एक्सपीरियंस के कारण अगर हाई प्रीमियम चार्ज भी लोग कर रहा है तो लोग देने के रेडी है, क्योंकि लोग अच्छे स्कूलों में क्यों पढ़ाई करते हैं, क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी अगर अच्छा आएगा तो मैं अच्छे से कुछ कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो ये क्या दिखा रहा है सर यहाँ पर कि यहाँ पर कोई अपने क्या प्राइस को देखकर इम्पैक्ट नहीं खाता। दूसरा कपड़ा, तन ढकने को कपड़ा हमको चाहिए, तो यहाँ भी सर मैं एक अच्छी क्वालिटी का पहनना चाहूँगा, रोटी खाने को खाना, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। दाम अगर महंगा हुआ तो भी तो तन ढकने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, हाँ, और क्या रोटी खाने को और पढ़ने को एजुकेशन, ये 4 चीज़ हमको मैसेज चाहिए। तो नेसेसरी गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। दूसरा होता है सर प्रेस्टीज गुड, क्या बोलते हैं सर, प्रेस्टीज गुड्स। बोला मेनी गुड्स हैव प्रेस्टीज वैल्यू, दैट इज दे इंक्रीज द स्टेटस of a consumer who own and they use them. These are called a prestige goods. Jewelries and the fashionable clothes, luxurious car are example of the prestige goods. The law of demand does not apply in the case of prestige goods. The demand for the prestige goods is more when the price is high. मतलब कुछ लोग ऐसे सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि मैं पैसे वाला हूँ। जब भी वो सामान कोई चीज़ महंगा होता है वो कार खरीदते हैं, मतलब मार्केट में लॉन्च हुआ वो खरीद लेंगे,
महंगा है तो खरीदेंगे और लोग को शो ऑफ करेंगे, तो वो प्रेस्टीज की बात आ गई। जैसे रोलेक्स का घड़ी पहन रहा हूँ, एप्पल का फ़ोन लिया, एप्पल का वॉच, एप्पल का ये क्या कर रहा हूँ मैं, समाज में अपना एक प्रेस्टीज दिखा रहा हूँ। तो प्रेस्टीज के केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। सस्ता को कोई नहीं खरीदता, महंगा को खरीदता है कि मेरा समाज में एक प्रेस्टीज रह सके। महंगा कपड़ा पहनूंगा, महंगा जूता पहनूंगा, महंगा वॉच यूज़ करूंगा, महंगा प्रीमियम गुड्स यूज़ करूंगा, तो यहाँ भी लॉ फॉलो नहीं होता। वो इग्नोर करता है ये सब चीज़ों को देखने के लिए, कोई दिक्कत है। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेबलेन इफेक्ट। क्या होता है? वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन इकोनॉमिक्स थॉमस वेबलेन आर द रिच मैन गुड्स। दे आर यूज्ड फॉर अ रिच एज अ स्टेटस सिंबल। क्या बोलोगे? वेबलेन गुड्स के बगैर तो स्टेटस सिंबल। वेबलेन गुड्स का मतलब होता है स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल का मतलब होता है जो चीज़ अपने स्टेटस को देखता है कि ये मेरे स्टेटस का है, तो वहाँ पर भी लॉ फॉलो नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे स्टेटस का बात है, हाँ उसके लिए मुझे खरीदना पड़ेगा। एग्जाम्पल, सर फालतू का खर्चा हम लोग करना पड़ता है अपने समाज में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए, लेकिन हम लोग करना पड़ता है। वहाँ पर हम डिमांड को फॉलो नहीं करते कि हमको अधिक मिला कम मिल रहा है। सोसाइटी में है, मैं जिस ग्रेड में, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं जिस क्लास में रहता हूँ, वहाँ के लोगों के सामने हमको दिखावटी करना पड़ता है, चाहे वहाँ पर सामान डिमांड ज़्यादा मिले चाहे कम मिले। कम कम्युनिटी में जैसे मान लो सबको बैठ के अगर किसी रेस्टोरेंट में खा रहा है 5 स्टार होटल में, वहाँ तुम बिल देखोगी कि था में वो सामान सस्ता मिलता था, यहाँ महंगा मिला, मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खाऊंगी। या किसी के साथ अगर तुम गई हो, हाँ, तो वहाँ पे तुमको स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा। सब खा रहा, तुमको खाना पड़ेगा, अधिक पैसा देना पड़ेगा, मजबूरी है। उसको बोलते हैं स्टेटस सिंबल। स्टेटस का बात अगर आ जाता है तो वहाँ भी लॉ फॉलो नहीं होता। कोई दिक्कत है? यहाँ तक का मेन टॉपिक था जो फास्ट 1 तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से मैंने कुछ भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। कुछ अगर टॉपिक छोटा होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या कराया था, मैं सबको एक बार रीड कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ डिमांड पढ़ाया, आपको डिमांड क्या होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड, सॉरी ये सुन लो, पढ़ाया हुआ नहीं था, बता देता हूँ। टाइप डिमांड का टाइप को बता देखो, 4-5 टाइप्स डिमांड होती है। टाइप्स ऑफ डिमांड, एक छोटा टॉपिक छूट गया था, लिख दो। टाइप्स ऑफ डिमांड, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। लिखो ज्वाइंट डिमांड, JOINT, ज्वाइंट डिमांड। दूसरा होता है कंपोजिट डिमांड। तीसरा होता है डायरेक्ट डिमांड। चौथा होता है डिराइव्ड डिमांड। पांचवा होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज नोन एज ज्वाइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड। सर ज्वाइंट डिमांड क्या होता है? बोला थिंग्स आर सेड टू बी ज्वाइंट डिमांड व्हेन दे आर डिमांडेड टुगेदर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब ज्वाइंट डिमांड का मतलब एक साथ डिमांड करूंगा, मैं अलग अलग नहीं कर सकता। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है बेटा? कार एंड पेट्रोल। अगर तुम कार को अगर तुम परचेस करोगी तो तुम पेट्रोल को डिमांड करोगी ऑटोमेटिकली। अगर तुम कार खरीद रही हो, पेट्रोल तुमको खरीदना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बात होती है। सर अगर मैं ये चाय बनाने का दुकान है तो मेरे को शुगर का डिमांड करना पड़ेगा, चायपत्ती डिमांड करना पड़ेगा, जो इंग्रेडिएंट है वो तो नेचुरल डिमांड होगा ही होगा। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए बोलते हैं ज्वाइंट डिमांड। दोनों एक साथ डिमांड करना होता है। पेन और इंक पकड़ लो, ये ज्वाइंट डिमांड है। क्या होता है सर? दोनों एक साथ रहता है, दोनों अलग नहीं हो सकता, बोलते ज्वाइंट डिमांड। कंपोजिट क्या होता है बेटा? द डिमांड ऑफ द कम्युनिटी विच कैन बी पुट इन अ सेवरल यूज इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मिल्क, मतलब कंपोजिट डिमांड मतलब वो डिमांड जिसका मल्टीपल ऑफ यूजेस होता है। मतलब इसका अगर मैं इसका डिमांड क्यों करूंगा सर? इसका ये भी यूज हो सकता है, वो भी यूज हो सकता है, वो भी यूज हो सकता है, मल्टीपल ऑफ यूजेस होगा, उस तरीके का डिमांड क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिट डिमांड। क्या बोलता हूँ मैं इसको? कंपोजिट डिमांड। एंड थर्ड होता है देखो डायरेक्ट डिमांड। बोलो द डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी विच इज मेड बाय द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई हिज वांट्स डायरेक्टली इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। डिमांड फॉर क्लोथ, मिल्क, मतलब वो कम्युनिटी को मैं डायरेक्टली कंज्यूम करूंगा, ठीक है, इसको बोलता है डायरेक्ट डिमांड। डिराइव डिमांड, इफ अ कम्युनिटीज डिमांड फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। यहाँ हो गया सर, बोलते हैं कैश क्रॉप और फूड क्रॉप पढ़ते थे हम लोग, है ना। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है? फूड क्रॉप क्या होता है? वो जैसे क्रॉप में उगाया मैं खुद कंज्यूम करूंगा, वैसे ही मैं बोलता हूँ डायरेक्ट डिमांड का मतलब वो सामान कम्युनिटी है, मैं डिमांड मंगाऊंगा, खुद कंज्यूम करूंगा, उसको डायरेक्टली मैं खा सकता हूँ। और डिराइव का मतलब जैसे मशीन, मैं मशीन मंगाया हूँ, कॉटन मंगाया हूँ, मैं जूट मंगा रहा हूँ, उसको प्रोडक्शन करके तब बेचूंगा, वो होता है डिराइव डिमांड। मतलब इस डिमांड जो मैं कर रहा हूँ ये रॉ मटेरियल है मेरे लिए, इससे मैं सामान बनाऊंगा, वो सामान कंज्यूम करूंगा। ऐसे कंज्यूमर डायरेक्टली इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम लोग बोलते हैं। हाँ, मतलब जब गुड मतलब इसके बदले वो यूज़ करना,
द गुड्स आर यूज इन प्लेस ऑफ अदर, इसको बोलते हैं क्या नाम है, कंपोजिट कम्पिटिटिव गुड्स। मैंने अलग अलग पढ़ा दिया था आपको रेस्टली, लेकिन आपको कॉम्बाइंड करके आपको टाइप्स लिखा दिया। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड पढ़ा दिया आपको, डिमांड शेड्यूल क्या होता है बता दिया, डिमांड कर्व क्या होता है बता दिया, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है बता दिया। गुड्स 3 तरीके का होता है, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स। गिवन मतलब चीपर गुड्स, इंफीरियर मतलब सस्ता वाला गुड्स, और नॉर्मल गुड्स नॉर्मल गुड्स। चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड बता दिया आपको। फिर रिलेट्स टू गुड्स, गुड्स के साथ क्या क्या रिलेटेड बता दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब चेंज इन डिमांड मतलब आपका डिमांड का टॉपिक खत्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक से रिलेटेड चैप्टर पढ़िएगा, कोई दिक्कत तो हमसे पूछिएगा। मेरा पार्ट 1 का सीरीज इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 टॉपिक खत्म। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।